यस स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज के टॉपिक के अंदर सुपरपोजिशन की और इंटरफेरेंस की। पहले बात करते हैं सुपरपोजिशन क्या है। सुपरपोजिशन के बाद इंटरफेरेंस होता है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि सुपरपोजिशन कोई इवेंट नहीं है, सुपरपोजिशन एक इंसिडेंट है। दो वेव का, तीन वेव का, चार वेव का एक होना, ये जो चीज है, ये जो कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। अब एक वेव है, उसका अपना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी अपनी इक्वेशन होगी। दूसरी वेव है, उसका अपना डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी अपनी एक क्या बोलते हैं इक्वेशन होगी। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट y1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट y2 है, और ये दोनों वेव किसी मीडियम में जाके एक हो रही है। तो सुपरपोजिशन ये कहता है कि जब दो या तीन वेव मिलके जब एक होती है, तो जो रिजल्टेंट वेव है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, वो जितनी भी वेव्स आप करवा रहे हैं उन सब के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। जब दो या दो से ज्यादा वेव किसी मीडियम में जाती हुई किसी पॉइंट पर अगर कंबाइन होती है और एक नई वेव कंस्ट्रक्ट करती है, तो नई वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जितनी भी वेव्स है उन सब वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ये जो कंसेप्ट है, ये जो फिनोमिना है, वो है सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन के बाद एक टॉपिक होता है स्टूडेंट, वो है इंटरफेरेंस। जब आपकी दो वेव कहीं मिल रही है और उनके बीच में कहीं ना कहीं फेज का डिफरेंस है, एंगल का डिफरेंस है, उस फेज डिफरेंस के कारण कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर उसकी इंटेंसिटी जो है वो कहीं पर तो मैक्सिमम होती है, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है। ये जो इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम होना, ये जो है ना, और ये जो रीजन है किसके पीछे हो रहे हैं, वो है फेज डिफरेंस। तो दो वेव के फेज डिफरेंस के कारण अगर उन वेव की इंटेंसिटी कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम हो रही है, इस चीज को फिजिक्स में इंटरफेरेंस कहते हैं। जिन जिन पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा, और जिन पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। तो हम इस चैप्टर को या इस टॉपिक को बहुत डिटेल में इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप पहले ये समझ लें कि सुपरपोजिशन का मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, y इज इक्वल y1 प्लस y2 प्लस y3 है। कि आप जितनी भी वेव्स अगर आप सुपरपोजिशन करवा रहे हैं, कंबाइन करवा रहे हैं, जो नई वेव बनेगी उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जितनी भी वेव्स है सबके डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ये तो है सुपरपोजिशन। अब बात करते हैं कि इंटरफेरेंस क्या है। जब आपकी दो वेव मिलके एक हो रही होगी तो कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी। वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। जब आप आपकी वेव में डिफरेंस अगर ये जो 2 पाई का मल्टीपल होगा, तब वो पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम बोलेगी। इनको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो हम इसमें आराम से करेंगे। और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहां पर इंटेंसिटी आपकी मिनिमम होगी। वो पॉइंट आपके हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, जहां पर इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम होगी या मिनिमम होगी या जीरो भी हो सकती है। जीरो भी किस केस में होगी वो भी बात हम करेंगे। इनको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सबसे पहले मैं काम करता हूं, दो वेव की इक्वेशन राइट करता हूं। ये फर्स्ट वेव है, इसकी इक्वेशन है y1 इज इक्वल a1 साइन ओमेगा टी। दूसरी वेव है, उसका एम्पलीट्यूड मान लिया थोड़ा बहुत फर्क है, और इक्वल भी ले लेंगे, ऐसा केस भी हम कर लेंगे। और मेन जो फर्क है स्टूडेंट्स, वो है फेज डिफरेंस का। ये जो फेज डिफरेंस है, इसी के कारण तो इंटरफेरेंस हो रहा है, इसी कारण तो जो इंटेंसिटी है वो कम और ज्यादा हो रही है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसी दो वेव का एक करवा रहा हूं, यानी सुपरपोजिशन करवा रहा हूं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से एक्चुअल में क्या होगा, जो नई वेव बनेगी वो दोनों वेव के वेक्टर सम के इक्वल होगी। तो y1 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो है a1 साइन ओमेगा टी। y2 की जो वैल्यू है वो है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है साइन ए प्लस बी का, वो मैं फॉर्मूला अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि बच्चों को फॉर्मूला याद रहेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। अब ए जो है वो आपका है ओमेगा टी और बी जो है वो आपका है फाई। तो ये वैल्यू मैं यहाँ वापस रिप्लेस कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म से कोई पंगे नहीं लिए, वो एज इट इज पड़ा है a1 साइन ओमेगा टी। यहां मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, a2 बाहर पड़ा है साइन ए है ओमेगा टी
कोस बी कोस एफ आई, कोस ए कोस ओमेगा टी, साइन बी वो है साइन फाई। अब मैं काम कर रहा हूं ए टू का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, A1 साइन ओमेगा टी, यहां आ गया A2 साइन ओमेगा टी कोस फाई, फिर A2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा A2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, वो है साइन ओमेगा टी, वो मैं वहां कॉमन ले लेता हूँ, साथ में कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता लगता रहेगा कि मिक्स ना हो जाए। इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, वाई ऐसे ही पड़ा है, यहां से मैंने साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया। जब साइन ओमेगा टी बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे A1 बचेगा और यहाँ पे A2 कोस पाई बचेगा। एक तरफ A1 बचेगा और एक तरफ A2 कोस पाई बचेगा। इन दोनों में तो कॉमन आ रहा था। अब इसने भी जिद पकड़ ली कि मुझसे भी कॉमन लो। मैंने कहा तू अकेला है, तेरे से क्या कॉमन लो? कहता नहीं, इससे लिया तो मेरे से भी लो। तो मैंने यहां से धक्के से कोस ओमेगा टी कॉमन लिया है। जब कोस ओमेगा टी बाहर आएगा तो यहां क्या बनेगा स्टूडेंट्स? A2 साइन फाई। अब ऐसा कुछ नहीं है कि धक्के से कॉमन लिया, रीजन ये है कि स्टूडेंट्स आप देखोगे कि फेज जो है वो बाहर पड़े हैं। साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी ये वो एंगल है, फेज है, तो फेज आपके बाहर पड़े हैं। अंदर एक्चुअल में आपके वेव के एम्पलीट्यूड पड़े हैं, क्योंकि वेव के अंदर A1 और A2 जो है वो एम्पलीट्यूड थे। यहाँ पर A1 खुद आया है, A2 खुद नहीं आया, A2 का एक कंपोनेंट आया, यहाँ पे आया कोस कंपोनेंट और इसका साइन कंपोनेंट यहाँ आया है। इसका मतलब फेज आपने ब्रैकेट से बाहर कर लिए, अंदर दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को कंबाइन करके नई वेव कंस्ट्रक्ट की है। तो अब मैं काम करता हूं, ये जो अंदर वेव के एम्पलीट्यूड ऐड हो रहे हैं ये मिलके नई वेव बनेंगे, तो एक ही वेव बनेगी, तो एक वेव का एक ही एम्पलीट्यूड होगा। अब खुद A2 तो आया नहीं, A2 का कंपोनेंट आया है, इसलिए नई वेव का भी मैंने कंपोनेंट ही लिया है, R कोस अल्फा। ये जो है ये बनेगा R साइन अल्फा। मतलब ये वही चीज होगी जैसे आप कहते थे ना कि इसको मैं आपको समझाने के लिए काम करता हूं। आपको पैरेललोग्राम लो याद था, एक P था एक Q था, इनके बीच में एंगल थीटा था और आप रिजल्टेंट निकालते थे, तो रिजल्टेंट जो है वो किसी ना किसी से कोई ना कोई एंगल बनाता था। वही सेम चीज यहाँ अप्लाई हुई है। एक Y1 है एक Y2 है, इनके बीच में डिफरेंस फाई है। अब Y बन रहा है, ये जो है किसी से एंगल जो बना रहा है वो अल्फा बना रहा है। तो यानी अब आप दो, जैसे दो वेक्टर को एक करते थे ऐसे आप दो वेव को एक कर रहे हो। तो जिसको भी आपने लेट किया है कि A1 प्लस A2 कोस पाई, ये वैल्यू आपकी आपने लेट की है कि जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका ये कोस है तो वो भी कोस मान लिया, और ये साइन है तो आपने ये भी साइन मान लिया। ये वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, जिसको मैंने लेट किया है उनको मैं इक्वेशन दे देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये यहाँ आ जाएगा R कोस अल्फा, यहाँ आ जाएगा R साइन अल्फा। तो ये इक्वेशन मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ले जाता हूं। आपके पास बाहर पड़ा था साइन ओमेगा टी, यहां आ गया R कोस अल्फा, बाहर पड़ा था कोस ओमेगा टी, यहां आ गया R साइन अल्फा। अब आप देखें ध्यान से कि R कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बन रहा है? साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। जो फॉर्मूला आपने कुछ देर पहले ओपन किया था अब वो फॉर्मूला मुझे पैक होता दिख रहा है कि साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स साइन ए प्लस बी का। तो मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तो हमारी जो फाइनल वेव है वो आ गई आर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसका मतलब जो दो वेव्स थी वो वेव एक बन चुकी है। भी आपके पास अगर देखा जाए तो ये दो वेव थी, एक थी y1 इज इक्वल A1 साइन ओमेगा टी और एक थी y2 इज इक्वल A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये दोनों वेव मिलके आज एक वेव बन चुकी है। जैसे ये इनका एम्पलीट्यूड है A1 A2, वैसे ये इस नई वेव का एम्पलीट्यूड है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस फाई का है, तो वो रिजल्टेंट किसी एक से एंगल जो बना रहा है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी है कि वो जो रिजल्टेंट वेव है वो किसी एक के साथ एंगल बना रही है अल्फा। जैसे हमारा रिजल्टेंट आर जो था वो पी से एंगल बनाता था अल्फा। अब आपने एक चीज तो देख ली क्या कि भाई ये आर की वैल्यू तो आ गई आपके पास, पर आर होगा कौन?
भी आर की वैल्यू डिसाइड कैसे करेंगे, आपके पास तो दो वेव होएगी, एक A1 होगी और एक A2 होगी, तो आपके पास आर कहाँ से आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जिनको मैंने कुछ लेट किया था मैं याद करवाता हूँ। मैंने A1 प्लस A2 कोस पाई को लेट किया था आर कोस एल्फा, और A2 साइन फाई को लेट किया था आर साइन अल्फा। अगर मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दूं, उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, दिमाग लगा के देखें आप, कि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये बनेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर साइन, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 जब आप स्क्वायर करेंगे तो आप सोचें, एक है आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, एक है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से आपका आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा मिलके कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आर की स्क्वायर आ गई, वहां से आर भी निकल जाएगा। अब हम उधर वाली साइड भी स्क्वायर करके देखते हैं वहां क्या बनेगा। तो जब आपने इक्वेशन 3 का स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर होगा A1 प्लस A2 कोस पाई का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 कोस पाई का होल स्क्वायर, ये तो इक्वेशन 3 है। और इक्वेशन 4 है A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। मैंने इक्वेशन 3 और 4 दोनों का स्क्वायर किया है, तो A1 प्लस A2 कोस फाई का होल स्क्वायर और A2 साइन फाई का होल स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, देखें, A स्क्वायर 2AB प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर। इसकी भी स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर। जैसे इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, ये चीज यहां भी बन सकती है। तो आपका आर स्क्वायर बनेगा A1 स्क्वायर 2A1 A2 कोस फाई। इसमें से अगर मैं A2 स्क्वायर कॉमन ले लूं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन गया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखें, ये जो वैल्यू बनी है आपकी आर की, मैं अगले स्लाइड पे लेके जा रहा हूं, कि आपका आर स्क्वायर बना है A1 स्क्वायर 2A1 A2 कोस फाई प्लस A2 स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वो भी 1 बन गया था, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वो भी 1 बन गया था। अब मैं एक काम करता हूं, ये स्क्वायर वहां ट्रांसफर कर देता हूं, तो आर की जो वैल्यू आई है वो आई है A1 स्क्वायर A1 A2 कोस फाई प्लस A2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 6 आई है। और शायद आपको याद होगा ये काम आपने वेक्टर में भी सीखा हुआ है, एक आपका P वेक्टर है, एक आपका Q वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है। तो आपको R निकालना हो तो R का फॉर्मूला अगर आपको याद आ गया हो, P स्क्वेयर 2PQ कोस थीटा प्लस Q स्क्वेयर, तो यही चीज यहाँ पे आई है, A1 स्क्वेयर टू A1 A2 कोस थीटा प्लस A2 स्क्वेयर। तो वही चीज वहां बनी है, वही चीज यहाँ बनी है, क्योंकि हम भी तो वेव्स के डिस्प्लेसमेंट का ही तो रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो रिजल्टेंट तो वेक्टर के रूल से ही निकल रहा है। अब एक बात, अब जैसे हम कहते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है वो किसी से अल्फा पे जाता है, तो हमने यहाँ भी तो ऐसा ही कुछ किया है कि जो रिजल्टेंट वेव बनी है वो कितने एंगल से जा रही है, वो अल्फा एंगल से जा रही है। इस अल्फा को निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, मैं अल्फा निकालने के लिए इक्वेशन 4 में 3 का डिवाइड करता हूँ, कारण आर से आर कट जाएगा, साइन अपॉन कोस 10 बन जाएगा, ये डाटा ऊपर आ जाएगा और ये डाटा नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखते हैं। मैं अल्फा के लिए फॉर एंगल ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो रिजल्टेंट वेव है उसका एंगल क्या है, इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 4 में 3 का डिवाइड कर रहा हूं। 4 थी मेरे पास आर साइन अल्फा और 3 है मेरे पास आर कोस अल्फा। इसकी वैल्यू है A2 साइन फाई और इसकी है मेरे पास A1 प्लस A2 कोस फाई। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये इक्वेशंस। 4 मेरे पास है आर साइन फाई और 3 है मेरे पास आर कोस फाई। यहाँ है A2 साइन फाई, यहाँ है A1 प्लस A2 कोस फाई, वही चीज मैंने यहाँ लिखी है। अब एक बात देखें, आर से आर क्या हो रहा है, कैंसिल, तो साइन अपॉन कोस क्या बन रहा है 10, ये आपका क्या आ रहा है A2 साइन फाई और यहाँ आ जाएगा A1 प्लस A2 कोस फाई। तो ये आपने रिजल्टेंट वेव किस एंगल से जाएगी वो एंगल भी फाइंड कर लिया। ये काम आपने वेक्टर में भी कर रखा है, अगर आपको याद कराऊं, टेन अल्फा बराबर Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कोस थीटा। तो
वैसी ही इक्वेशन यहाँ बनी है और ऐसी ही इक्वेशन यहाँ बनी है। तो इसका मतलब ये वेव हमारे वेक्टर के पैरेललोग्राम लॉ को बिल्कुल फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो रिजल्टेंट निकालता है वेक्टर्स का, और हम यहाँ वेव के डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वो वेक्टर ही क्वांटिटी है। तो इट मीन्स वेक्टर के जो फिनोमिना है, जो रूल है, वो इम्प्लीमेंट होंगे। पर स्टूडेंट अभी तक किसी भी स्लाइड में इंटरफेरेंस की बात नहीं चली। मतलब हमने क्या किया है अभी तक, मैं आपको दोबारा एक बार बताऊं सारी बात। हमने एक्चुअली में सबसे पहले दो वेव ली, एक वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, एक वेव का एम्पलीट्यूड A2 है। इन दोनों बीच में डिफरेंस जो है फाई है। हमने ऐसी दोनों वेव को एक करना चाहा, यहाँ साइन A प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, A2 का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों में साइन कॉमन लिया, अगले में से कोस कॉमन लिया, फिर इनको हमने कुछ ना कुछ लेट किया, फिर हमने जो लेट किया उससे हमारी नई वेव बन गई। उस नई वेव का आर और अल्फा का डिसाइडेशन करने के लिए हमने जिनको लेट किया है आर कोस अल्फा, जिनको लेट किया है आर साइन अल्फा, उनसे आर की और अल्फा की वैल्यू निकाल ली है। अब हमारे पास रिजल्टेंट वेव का सब कुछ आ चुका है, यानी अब आपको आर चाहिए तो आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास A1 भी पहले से था, A2 भी पहले से था, दो वेव के बीच में डिफरेंस भी था। तो आप बैठे बैठे डिसाइड कर सकते हो कि 3 और 4 वाली वेव अगर 30 डिग्री से अगर मिक्स होती है तो नई वेव कितने सेमी की बनेगी या कितने मीटर की बनेगी, वो आप इस इक्वेशन से डिसाइड कर सकते हो। और नई वेव कितने एंगल पे जाएगी, वो एंगल यहां से डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस क्या कहता है? इंटरफेरेंस जुड़ा हुआ है इंटेंसिटी से। तो वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला है 2π² n² a² रो वी, यानी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे, मीडियम की डेंसिटी पे और ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो अब मैं एक काम कर रहा हूं, बाकी सबको चेंज करके मैं यहां पर एम्पलीट्यूड देख रहा हूं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम मीडियम के अंदर सेम स्पीड की वेव ले रहे हैं। तो इट मीन्स इंटेंसिटी फिलहाल चेंज हो रही है, तो कुल मिला के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर। तो इट मीन्स इंटेंसिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा, क्योंकि हम दोनों वेव्स के बाकी किसी फैक्टर को चेंज नहीं कर रहे। तो मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूं कि इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। और आपको याद होगा कि जो आपने इक्वेशन लिखी है उसमें जो एम्पलीट्यूड लिया है वो रिजल्टेंट का आपने आर लिया है। एक का A1 था, एक का A2 था, दोनों के सुपरपोजिशन जो नई वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड आर था। जैसे ही मैंने इसको इक्वल में कन्वर्ट किया, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। और जो इक्वेशन नंबर 6 है वहां से अगर मैं आर की वैल्यू पुट करूं, इक्वेशन नंबर 6 कौन सी है? ये पड़ी। आर की वैल्यू है रूट में A1² 2 A1 A2 cos phi प्लस A2²। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँ और यहाँ स्क्वायर है तो वैसे भी रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आएगी वैल्यू A1² 2 A1 A2 cos phi प्लस A2²। मैं अंदर के का अगर मल्टीप्लाई करूं, के A1² 2 के A1 A2 cos phi प्लस के A2²। जैसी ये चीज लिखी हुई है वैसे ये लिखी हुई है, बस ये रिजल्टेंट वेव के अकॉर्डिंग है, ये फर्स्ट वेव के अकॉर्डिंग है, ये सेकंड वेव के अकॉर्डिंग है। इसका मतलब ये चीज जब इंटेंसिटी है तो ये पहली वेव की इंटेंसिटी है, ये दूसरी वेव की इंटेंसिटी है। ऐसी चीज यहां बढ़ाने के लिए मैं काम कर रहा हूं, ध्यान से देखें। फर्स्ट स्टेप में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, 2 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा, cos phi में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा और के A2² में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा। मैं बस इन तीनों से थोड़ा सा चेंज करके ये लिख रहा हूं। ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई, ये आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि रूट के इंटू रूट के ही बनेगा। A1² का रूट A1 बनेगा, A2² रूट A2 बनेगा। ऐसा लिखने का पीछे रीजन ये है कि आप खुद कह रहे हो कि K इंटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर इंटेंसिटी है, तो ये पहली वेव की इंटेंसिटी है, इट मीन्स ये भी पहली वेव की इंटेंसिटी है, और ये फिर दूसरे वेव की इंटेंसिटी है, और ये भी दूसरे वेव की इंटेंसिटी है। इट मीन्स ये वो फॉर्मूला है जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का डिसाइडेशन करेगा कि इंटेंसिटी मैक्सिमम है कि मिनिमम है। हमारे कितनी इक्वेशन होगी थी? 7। तो अब मैं इसको दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 8।
तो अब अपने को देखना है कि वो फेज डिफरेंस जो फाई है उसके कारण कहाँ कहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है और कहाँ कहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम है। जैसा कि हम स्टार्टिंग में कह रहे थे कि इंटरफेरेंस के अंदर क्या होता है, दो वेव के बीच में डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस क्या करता है, इंटेंसिटी को मैक्सिमम मिनिमम कराता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, वो हम इस इक्वेशन से सोल्व करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले मैं करवा रहा हूँ केस फर्स्ट कि किन पॉइंट्स के ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम है। जिन जिन पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है उसको हमने नाम भी देना है, वो नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को स्टडी कर रहे हैं। तो वो कहता है कि जब आपकी जो दो वेव्स थी जो आपकी इकट्ठी हो रही थी, y1 इज इक्वल a1 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो जब जब आपका ये फाई जो है वो भाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई ऐसा हो, यानी इवन टाइम में हो, तो ऐसे से मिलने से जो आपकी वेव की इंटेंसिटी है मैक्सिमम बनेगी। कारण वो आपको मैं समझाता हूं। ये एक वेव आ रही है, दूसरी वेव, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये दूसरी वेव आ रही है। अब आप ये बताएं कि इस पॉइंट के ऊपर जब मिल रही है तो ये वेव कितने गेड़े चल के आई है, एक, ये भी कितना रोटेशन करके आई है, एक, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 0 का है। अब 2 पाई का डिफरेंस देखते हैं, 2 पाई में क्या होगा, ये वेव कितने गेड़े चल के आई है, अब 2, और ये वेव कितने चल के आई है, एक। तो ये वेव एक गेड़ा ज्यादा चली है, तो एक गेड़े का मतलब कितना ज्यादा चली है, 2 पाई का। अगर ये 3 गेड़े चलेगी तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 पाई, 6 पाई। यानी इसका मतलब है कि ये जो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई के जो डिफरेंस है, इसका मतलब मिलने के बाद उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों क्यों, इसका रीजन ये है कि इस वेव को भी जाना है ऊपर और येलो कलर वाली वेव को भी जाना है ऊपर, तो वो आपस में कंबाइन होकर रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम देंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं कि आपका वेव जुड़ रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसीलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो चाहे आपके एक पूरे गेड़े का फर्क हो, चाहे 2 गेड़े का फर्क है, तो पहले है, मिलने के बाद कोई फर्क नहीं है, मिलने के बाद दोनों साथ चलेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई के मतलब ये है कि पूरी पूरी वेव का फर्क होगा, एक वेव का, 2 वेव का, 3 वेव का, लेकिन वो फर्क मिलने से पहले होगा, मिलने के बाद साथ चलेंगे। तो इसलिए उनके एम्पलीट्यूड जुड़ेंगे, और एम्पलीट्यूड जुड़ने से जो नॉर्मल सी बात है, इंटेंसिटी आती तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से ही है। तो जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होंगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। कैसे, वो मैं आपको इक्वेशन से बता देता हूं। कि मैंने आपको बोला है कि आपको डिफरेंस लेना है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, यानी इवन फॉर्म में लेना है। इस फॉर्म में लेने से आप याद करें कि आपके पास जो आर की इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 6, a1 स्क्वेयर टू a1 a2 कोस, यहां कोई वैल्यू रख दो, मैं डायरेक्ट काम करता हूं 2n पाई रख देता हूं, क्योंकि ये वैल्यू क्या बनेगी, कोस 0 रखें चाहे 2 पाई बने, ये वैल्यू +1 बनेगी। ये वैल्यू +1 बनेगी, तो आप ध्यान से देखें कि आपकी इक्वेशन क्या बनने वाली है, a1 स्क्वेयर टू a1 a2, ये वैल्यू +1 पैक होगी, यहाँ आएगा a2 स्क्वेयर। तो आपका जो r बनेगा स्टूडेंट्स वो आएगा a1 स्क्वेयर टू a1 a2 प्लस a2 स्क्वेयर। अंदर एक फॉर्मूला पैक हो रहा है a प्लस बी की होल स्क्वेयर का, a स्क्वेयर 2ab बी स्क्वेयर। तो ये आपका फॉर्मूला पैक हो रहा है a प्लस बी की होल स्क्वेयर का, स्क्वेयर से रूट कटेगी तो आपके एम्पलीट्यूड जुड़ रहे हैं। दोनों वेव के एम्पलीट्यूड जुड़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है, एम्पलीट्यूड से तो इंटेंसिटी बनेगी। आप कहते हो ना इंटेंसिटी जो है वो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड बनेगा। तो एम्पलीट्यूड ही मैक्सिमम होगा अपने आप में, तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो ये वो पॉइंट्स है जहां पर आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होने वाली है। मैं आपको इंटेंसिटी भी याद करवा देता हूं, क्योंकि हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, अगर आपको याद हो, उसके अंदर रूट में पंगे करके हमने धक्के से रूट में के a1 स्क्वेयर के a2 स्क्वेयर बनाया था। यहां भी मैं वैल्यू रख देता हूं 2n पाई। तो अब आप देखिए यहां पर जैसे रखेंगे ये भी प्लस का पैक होगा, i1 टू रूट में i1 i2, ये वैल्यू +1 पैक होगी, ये i2,
ये भी आपको शायद नहीं लग रहा, ये भी ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्योंकि आप इसको ए स्क्वायर बोल के देखें, ए स्क्वायर प्लस 2 ये ए है, क्योंकि इसकी स्क्वायर ये बनती है 2ab, ये b है तो इसी की स्क्वायर ये बनेगी। तो आप इसको पैक करें a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a आपका ये रहा, b आपका ये रहा, तो ये a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला पैक हो गया। तो ये इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम है, क्योंकि पहले दोनों का रूट होके फिर ऐड होके फिर स्क्वायर हो रहा है, वो वैल्यू अपने आप में मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी का जब रूट करेंगे, इंटेंसिटी का रूट करेंगे वो वैल्यू एम्पलीट्यूड की बनेगी, और फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड मिलके फिर एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होगा वो क्या दिखाएगा, फाइनल इंटेंसिटी को दिखाएगा। यानी ये वैल्यू अपने आप में मैक्सिमम है। आप इसके गहराई तक एक बार ना जाएं, अगर आपको इसके अंदर की कहानी समझ नहीं आ रही, आप इसको एक बार ऊपर से ही कर लें, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है तो आपका रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है दोनों वेव के सम के इक्वल होता है, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो रूट में I1 प्लस रूट में I2 की होल स्क्वायर होती है। लेकिन जब आपका वही डिफरेंस के सेकंड की बात करें, जब वही डिफरेंस पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 2n प्लस 1 लिखो या 2n माइनस 1 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डिपेंड करता है ये आपने n कहाँ से शुरू किया है। अब मुझे पाई लाना है तो n 0 से शुरू करना पड़ेगा, तब जाके पाई आएगा। अगर यहाँ पाई लाना है तो मुझे n की शुरुआत 1 से करनी पड़ेगी, तो 2 माइनस 1 इंटू पाई आएगा। लेकिन ये सारी वैल्यू जो भी रखेंगे आएंगे ये ओड फॉर्म में ही स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऐसा होगा क्या, ऐसी वेव किस तरह जुड़ेगी। तो एक वेव ये रही, दूसरी वेव ये रही। अब आप देखें, इस वेव का एक रोटेशन हुआ है, इस वेव का भी हाफ ही रोटेशन हुआ है, तो अभी दोनों के अंदर हाफ रोटेशन का फर्क है। तो आपको पता है हाफ रोटेशन का मतलब कितने का फर्क होता है स्टूडेंट्स, पाई का। देख लो, पूरा वेव 2 पाई का, हाफ रोटेशन पाई का। अब 3 पाई का डिफरेंस कैसे होगा स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इस वेव के दो गेड़े कर दो, ये वेव आपके 2 रोटेशन कर गई और ये वेव आपकी आधी रोटेशन है। इसका मतलब अब इस वेव में 1.5 रोटेशन का फर्क हो गया, क्योंकि ये 2 चली है, ये आधी चली है, तो 1.5 रोटेशन का मतलब स्टूडेंट्स कितना हो गया, ये 1 रोटेशन, ये 2 रोटेशन, ये 4 पाई, और तो हाफ रोटेशन कितना होगा, 3 पाई होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आधी वेव का, यहाँ 1.5 वेव का, यहाँ 2.5 वेव का। यानी इसके अंदर वेव इस तरह मिलेगी कि जब मिलेंगे तो सिस्टम क्या बनेगा, अब एक को तो जाना है ऊपर और एक को जाना है नीचे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसीलिए इसका नाम है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई के अंदर मिलने का मतलब ये है, जैसे 0, 2 पाई, 4 पाई से जब मिल रहे थे, दोनों साथ चल रहे थे, अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, अपने आप को बढ़ावा दे रहे थे, मिलके कंबाइन हो रहे थे, तो वो काम कंस्ट्रक्टिव का था। ये एक दूसरे की खिलाफत कर रहे हैं, तो ये काम डिस्ट्रक्टिव का है। तो इसका मतलब जब आपका फेज डिफरेंस ओड में होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 2n प्लस 1 लिखो या 2n माइनस 1 लिखो, इससे अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ओड फॉर्म में अगर हुए तो क्या होगा। पहले बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। a1 स्क्वेयर टू a1 a2, यहां कोई भी वैल्यू रखो, ये वैल्यू -1 बनेगी। आप चाहे पाई रख के चेक कर लो, चाहे 3 पाई रख के चेक कर लो, चाहे 5 पाई रख के चेक कर लो, ये जो फॉर्मूला आपका पैक होएगा वो माइनस का पैक होगा, जो पिछली बार प्लस का पैक हो रहा था। क्योंकि ये बनेगा a स्क्वेयर, ये बनेगा -2ab, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बनेगा b स्क्वेयर। तो ये जो आपका फॉर्मूला पैक हो रहा है स्टूडेंट, ये माइनस का पैक हो रहा है। इसका मतलब आपके लिए जो एम्पलीट्यूड है वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो ये मिनिमम जो है वो एम्पलीट्यूड बनेगा, और एम्पलीट्यूड से तो इंटेंसिटी बनती है, तो घटिया एम्पलीट्यूड से घटिया ही इंटेंसिटी बनेगी। तो मैं आपको इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला भी याद करवा देता हूं, वो था I1 2 रूट में I1 I2 cos फाई प्लस I2। ये आपका सिस्टम बना था। जब मैं यहां वैल्यू रखूंगा तो आप ध्यान से देखें, I1 2 रूट में I1 I2, इसको चाहे अलग अलग लिख लें चाहे एक साथ ले लें, कोई फर्क नहीं है। यहाँ वैल्यू 2n प्लस 1 पाई रखनी है प्लस I2,
ये वैल्यू -1 बनेगी, तो I इज इक्वल आपका बनेगा I1 टू रूट में I1 I2, यहाँ -1 बनेगा, ये आपका है I2, ये माइनस आगे आ जाएगा I1 टू रूट में I1 I2, और यहाँ आ जाएगा I2। ये फॉर्मूला पैक हो रहा है, इसको आप a स्क्वायर बोल लें -2ab प्लस b स्क्वायर बोल लें, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन रहा है और ये आपस में खत्म हो रहे हैं, इसलिए मिनिमम इंटेंसिटी को दिखाएगा। तो आपकी वही बात बिल्कुल पूरी सेट होगी कि जब दो वेव मिल रहे थे उनके बीच में अगर डिफरेंस था, उस डिफरेंस के कारण कुछ पॉइंट ऐसे थे, वो कौन से पॉइंट थे जिनके ऊपर इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही थी, वो पॉइंट्स थे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 14 पाई, 16 पाई, 18 पाई, 20 पाई। इन सब इवन के ऊपर आपके एम्पलीट्यूड जुड़ रहे थे, इससे इंटेंसिटी जुड़ रही थी, और कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम है, वो है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, 15 पाई, 17 पाई, 19 पाई, 21 पाई, 23 पाई। ये जो ओड फॉर्म वाले जो डिफरेंस है वो आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, इससे उनका एम्पलीट्यूड भी खत्म हो रहा था और इससे उनकी इंटेंसिटी भी कम आ रही थी, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मैं काम करता हूं, एक स्पेशल केस बना रहा हूं। एक स्पेशल केस क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं दोनों वेव सेम एम्पलीट्यूड के ले रहा हूं। मैं चाहता हूं कि दोनों वेव जो स्टार्टिंग में मैंने ली थी ना, आपको याद कराता हूं, y1 इज इक्वल a1 साइन ओमेगा टी, मैं चाहता हूं कि वो a1 और a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो वो दोनों सेम एम्पलीट्यूड की वेव अगर मिक्स हो रही हो और वो फिर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कर रही हो तो क्या होगा, इसको हम इस वीडियो में कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी जब आपका जो डिफरेंस है वो 0, 2 पाई, 4 पाई हो। तो आपको याद है इस केस में R जो है वो आपका ऐसा आया था, दोनों एम्पलीट्यूड जुड़ रहे थे, अब दोनों एम्पलीट्यूड बराबर हैं, तो इसका मतलब आपका जो रिजल्टेंट है वो डबल हो गया, यानी 3 और 3 की वेव मिलके 6 की बनेगी अगर वो कंस्ट्रक्टिव से जुड़ती है तो। और एक बात सुनो, जब एम्पलीट्यूड ही बराबर है तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड से ही बनेगी, तो इट मीन्स दोनों वेव की इंटेंसिटी, इस वेव की इंटेंसिटी और इस वेव की इंटेंसिटी वो भी इक्वल होगी, इसको मैं I0 मान लेता हूं। और आपको याद है कंस्ट्रक्टिव के केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी उसका फॉर्मूला था रूट में I1 प्लस रूट में I2 की होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी I0 है और ये वैल्यू भी I0 है, तो एक और एक 2 हो गया, 2 की स्क्वायर आपकी 4I0 हो गई। तो आपने भी देखा, थोड़ी देर पहले ही देखा है कि जब ये केस बन रहा है तो आपके एम्पलीट्यूड जुड़ रहे हैं, तो A और A 2A बन जाएगा। आपकी इंटेंसिटी जुड़ रही है तो I0 रूट में एक I0 रूट में एक I0, 2 रूट में I0 का स्क्वायर करेंगे तो 4I0 बनेगा। अब अगर यही काम हम डिस्ट्रक्टिव में करते हैं स्टूडेंट्स, कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर सेम वेव की अगर वेव जुड़े तो एम्पलीट्यूड सेम है तो नॉर्मल सी बात है उनकी इंटेंसिटी भी सेम है, क्योंकि इंटेंसिटी बनती तो एम्पलीट्यूड से ही है। तो याद करो इस केस में जो एम्पलीट्यूड था वो आपका था A1 माइनस A2, जब दोनों ही बराबर हैं तो आपका जो रिजल्टेंट है वो कितना हो गया, 0। देख लो आपके सामने है, ये रहा कि पाई, 3 पाई, 5 पाई के केस में आपका जो एम्पलीट्यूड है वो आपस में डिक्रीज होगा, जब दोनों सेम होंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। और इंटेंसिटी जो यहाँ रखेंगे तो रूट में I0 माइनस रूट में I0 वो भी 0 बन जाएगी। तो अगर आप इंटेंसिटी को देखेंगे तो इंटेंसिटी आपकी आएगी रूट में I0, ये भी आपकी मिनिमम बन जाएगी। इसीलिए आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि जब दो वेव किसी डिफरेंस से कंबाइन होती है तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, वो होती है 4I0 अगर वो सेम एम्पलीट्यूड की हो, और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां इंटेंसिटी मिनिमम होती है, वो 0 भी हो सकती है अगर वो सेम एम्पलीट्यूड से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करे। तो ये इंटेंसिटी का मैक्सिमम आना, मिनिमम आना, इस चीज को बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब आप एक चीज देखें कि आपको पता लग गया कि मैक्सिमम वैल्यू जो है एम्पलीट्यूड की वो तो है 2A और इंटेंसिटी की है 4I0, और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो आपका एम्पलीट्यूड खत्म हो जाएगा, आपकी इंटेंसिटी भी खत्म हो जाएगी। तो यही चीज मैंने इसको ग्राफ में दिखाई है, ये आपका है इंटेंसिटी एनर्जी ग्राफ। यहां मैंने इंटेंसिटी नोट की है, यहां मैंने फेज नोट किए हैं, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सब पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, वो है 4I0।
पाई, 3 पाई, 5 पाई, यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो 0 है। तो ये आपको पीछे भी ले जा सकते हैं, 0, -2 पाई, पाई, माइनस पाई, -3 पाई। तो ये सारे डिस्ट्रक्टिव पॉइंट हैं और ये सारे कंस्ट्रक्टिव पॉइंट हैं और ये इंटरफेरेंस का एनर्जी ग्राफ है। तो इस टॉपिक में आपने दो वेव को मैथमेटिकल एक किया है, उनसे नई वेव कंस्ट्रक्ट की है, नई वेव का एम्पलीट्यूड डिसाइड किया है, नई वेव का एंगल डिसाइड किया है। फिर आपने वो फेज डिफरेंस को 0, 2 पाई, 4 पाई वाले केस लगा के कंस्ट्रक्टिव में भी देखा कि नया जो वेव है वो क्या आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव में भी देखा। फिर आपने उनसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सोची, तब जाके ये ग्राफ आया है। अब हम इसी चीज को प्रैक्टिकली करेंगे, क्योंकि ये जो काम मैथमेटिकल हुआ है ये काम लैब में प्रैक्टिकल में यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी किया था। तो हम इसको एक्सपेरिमेंट से भी बात नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।